हेलो हेलो भालो, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोर्स के छोटे-छोटे टॉपिक जो अभी हम लोग के बचे हुए हैं कि छोटे-छोटे टॉपिक को जहाँ से भी कभी-कभी टिप्पणियों में से आते ही हैं और आप लोग लिखते भी हो। इसमें पहला हम लोग की टिप्पणी है लेक्स लोसाई रिपोर्ट। जैसे लेक्स लोसाई रिपोर्ट या लोकी रिपोर्ट जो भी आप बोलो, लोसाई लिखा हुआ तो लोसाई रिपोर्ट आप पढ़ो तो वो क्या होती है। तो लेक्स लोसाई रिपोर्ट एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है स्थान का कानून, यानी कि द लॉ ऑफ द प्लेस। उसे लेक्स लोसाई रिपोर्ट कहते हैं। लेक्स लोसाई रिपोर्ट भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेक्स लोसाई रिपोर्ट है वो भारतीय कानून इतिहास में क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उद्देश्य क्या है, यह निर्धारित करना था कि पूरे ब्रिटिश भारत में विशेष रूप से प्रांतों में कौन सा कानून लागू होना चाहिए जब कोई ब्रिटिश स्थानीय कानून या रीति रिवाज अनुपस्थित हो। लेक्स लोसाई रिपोर्ट की पृष्ठभूमि और आवश्यकता देखें तो उन्हीं की कानूनी अराजकता, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में प्रेसिडेंसी शहरों यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अंग्रेजी कॉमन लॉ होता था, जबकि प्रांतों में न्याय सदर अदालतों द्वारा किया जाना था। मतलब कि जो प्रांत थे यहाँ पे चल कोई और कानून रहा है और चलता 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मतलब जो उस टाइम पे क्या था, कैसा कानून चलता था, अंग्रेजी कॉमन लॉ लागू होता था। लेकिन जबकि प्रांतों में क्या होता था, न्याय सदर अदालतों द्वारा किया जाता था जो मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों का ही क्या करती थी, पालन करती थी। कानून की शून्यता देखें, ऐसे कई मामले थे जो विशेष रूप से अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, क्षति यानी कि टॉर्ट और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, जहाँ लागू करने के लिए कोई स्पष्ट भारतीय कानून या हिंदू और मुस्लिम लॉ या ब्रिटिश कानून नहीं था। पहला विधि आयोग एंड फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया जिसने भारत के लिए कानून को संहिताबद्ध या कोडिफाइड करने की प्रक्रिया शुरू की। लेक्स लोसाई की समस्या को हल करना इस आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य था। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें देखें तो 1840 में वो कौन सी थी। लेक्स लोसाई रिपोर्ट जो अंततः 1840 में प्रस्तुत की गई ने इस कानूनी शून्यता यानी वैक्यूम को भरने के लिए निम्न की सिफारिशें की। सामान्य नियम या जनरल रूल बना दो। यह सिफारिश की गई कि भारत में के सभी प्रांतों में जहाँ कोई विशिष्ट भारतीय कानूनी या रीति रिवाज नहीं है, वहाँ न्याय, साम्य और सद विवेक, जेईजीसी वाला जो मैटर था, उससे क्या हो कि सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंस, जिसे हम लोग कहते हैं न्याय, साम्य और सद्विवेक। फिर कि अंग्रेजी कॉमन लॉ का समावेश कर दो। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांतों की व्याख्या करते समय न्यायाधीशों को अंग्रेजी कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ और इक्विटी के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, बशर्ते वे भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो या ना हो। ठीक है, कानूनी एकीकरण देख लो। रिपोर्ट ने भविष्य में एक एकीकृत और संहिताबद्ध भारतीय कानून प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया था। फिर लेक्स लोसाई सिद्धांत का क्या प्रभाव और आलोचना देखो। सकारात्मक इसमें यह प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इस सिद्धांत ने क्या करा, 1840 में जो लेक्स लोसाई सिद्धांत था उसने क्या करा, भारतीय अदालतों को कानूनी अनिश्चितता से बाहर निकाला और उन्हें सिविल मामलों में निर्णय लेने के लिए स्पष्ट आधार प्रदान किया। इसने भारतीय कानून को अंग्रेजी कॉमन लॉ के संपर्क में लाकर आधुनिक बनाया और जिससे बाद में भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और भारतीय साक्षरता नियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे कोडों का मार्ग प्रशस्त हुआ। आलोचनात्मक मूल्यांकन देखो तो लेक्स लोसाई सिद्धांत जो था व्यवहार में भारत में अंग्रेजी कानून का अप्रत्यक्ष प्रवेश बन गया। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब कि वेलकम यानी कि जो तरीके से प्रवेश बन गया। और जैसा कि प्रीवी काउंसिल ने क्या करा, जो वगेला, राजा एंड मसलुद्दीन 1887 जैसे मामलों के में व्याख्या की कि सद्विवेक का अर्थ अक्सर वह निर्णय होता था जो इंग्लैंड का एक अच्छा आदमी लेगा, जो इंग्लैंड का एक अच्छा आदमी लेगा। इसने भारतीय कानूनी व्यवस्था को अंग्रेजी कानूनी नैतिकता के अधीन कर दिया था। हम लोग का अगला जो हम लोग का छोटा सा टॉपिक है वो है जेंट कोड। जो जेंटो कोड होता है वो क्या होता है, जेंट कोड देखें या कोड ऑफ जेंटू लॉस। एक जेंटू कोड जिसे हम लोग जेंट कोड इसमें लिखा हुआ है वो क्या होता है, जेंटू कोड या कोड ऑफ जेंटू लॉज कहें, वो क्या होता है, भारतीय कानूनी इतिहास में ब्रिटिश शासन की शुरुआती दौर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है। यानी कि यह ब्रिटिश सरकार के प्रयास को दर्शाता है कि वह भारतीय न्याय प्रशासन में स्थानीय जो हिंदू कानूनों को मान्यता दे। यानी कि जो जेंटू कोड या द कोड ऑफ द जेंटू लॉज है, यानी कि वो भारतीय कानूनी इतिहास में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर, जो ब्रिटिश शासन का शुरुआती दौर था, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन था। यह ब्रिटिश सरकार के प्रयास को यह दर्शाता है कि वह भारतीय न्याय प्रशासन में स्थानीय हिंदू कानून को भी मान्यता दे। पृष्ठभूमि और रचना देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स का निर्देश था 1772 में कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की कि हिंदूवादियों के मुकदमों का निपटारा उनके स्वयं के कानूनी धर्मशास्त्र के अनुसार हो, न कि मनमाने ढंग से। उनका यह मानना था वॉरेन हेस्टिंग्स का। संकलन यानी कंपाइलेशन देखें, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, हेस्टिंग्स ने हिंदू पंडितों के एक समूह को हिंदू कानून के संस्कृत से फारसी में और इन पर
और फिर एनबी हेल्ड एनबी जो हेलेड हेल हेलहेड जो थे नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का क्या करा, कार्य सौंपा। प्रकाशन जो हुआ है तो यह कोड 1776 में प्रकाशित हुआ। इसे कोड ऑफ जेंटू लॉज कहा गया। या जेंटू शब्द गलती से हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो यहाँ जो जेंटू शब्द है वो गलती से क्या करा गया था, क्या करा गया, हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर कानूनी जो महत्व है वो क्या था कि मान्यता का जो सिद्धांत है, मान्यता का जो सिद्धांत देखें तो बोलेंगे जेंट कोड इस सिद्धांत का पहला वैधानिक और लिखित प्रमाण था कि कंपनी का प्रशासन हिंदुओं के व्यक्तिगत मामलों यानी विवाह, विरासत, दत्तक ग्रहण या आदि के हिंदू कानून लागू करेगा। फिर न्यायिक प्रशासन में सहयोग देंगे तो इस कोड का उपयोग प्रांतीय और सदर अदालतों में न्यायाधीशों को हिंदू कानूनों के सिद्धांतों को समझने और पंडितों यानी हिंदू लॉज के विस्तार प्रयोग करने में सहायता के लिए किया गया था। अजय भाई पंडित संहिताबद्ध संहिताबद्ध कानून की शुरुआत देखें तो यद्यपि यह त्रुटिपूर्ण था, यह किसी भारतीय पारंपरिक कानून को पश्चिमी भाषा में संहिताबद्ध करने का पहला प्रयास था जिसने भारत में कानूनी संहिताबद्ध की प्रक्रिया की शुरुआत की। आलोचनात्मक मूल्यांकन देखें तो अनुवाद त्रुटियां देखें तो अनुवाद त्रुटियां ये कह रहा है कि कोड की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि यह दोहरे अनुवाद संस्कृत से फारसी हुआ फिर फारसी से अंग्रेजी की प्रक्रिया से गुजरा था, जिससे इसमें व्याकरणिक और कानूनी त्रुटियां थी। कई सूक्ष्म कानूनी अवधारणाएं अनुवाद में खो गई या विकृत हो गई। कानूनी विकृति का मतलब हो गया कि यह कोड हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों जैसे कि मिताक्षरा और दयाभाग जो स्कूल होते हैं के बीच के अंतरों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया और मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में प्रचलित कानून पर आधारित था। इससे पूरे भारत में कानून की एकरूपता नहीं आ पाई। यहाँ पे हम लोग का कोड भी समाप्त हो गए। छोटे-छोटे टॉपिक यहाँ पे हम लोग के समाप्त होते हैं। ऐसे ही आपके आते रहेंगे हिस्ट्री ऑफ कोड्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।